Hello students, welcome to class 11th. Hope you are feeling very well and very excited to learn about the subjects like physics, chemistry, biology, mathematics, etc. किसी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उस वर्क के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। इसीलिए क्लास 11th और 12th जो कि कंबाइंड होती है, ये 11th और क्लास 12th, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 11th और 12th दोनों के सब्जेक्ट्स और दोनों के सिलेबस पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास 11th और क्लास 12th को एक ही माना जाएगा। वो अलग बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th का ही पूछा जाता है, लेकिन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 11th और 12th को पूछा जाता है। और क्लास 11th ये फंडामेंटल है, बेसिक है क्लास 12th का। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा है तो आप क्लास 12th को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको क्लास 12th में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को किस तरह से अटेंड करना चाहिए और अपनी स्टडी को कैसे करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अगर इंजीनियर कोई एक घर बनाने जाता है तो घर बनाना ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देता है। घर बनाने से पहले किस तरह का घर बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, कितने बजट में बनाना है, कितने स्टैंडर्ड का बनाना है, मतलब कितना उसमें खर्चा आने वाला है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पहले जानता है। पहला एस्टिमेट करता है कि इसका खर्चा कितना लाना है, फिर उसके बाद एस्टिमेट करता है कि कितना हमको टाइम चाहिए बनाने के लिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को प्लानिंग करता है। उसके बाद एक ब्लूप्रिंट स्टार्ट करता है कि हम घर को बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे, तब जाके एक अच्छा घर बनता है। इसी तरीके से आपकी पूरी जो प्लानिंग है क्लास 11th और क्लास 12th की, क्लास 11th और क्लास 12th को अच्छे से समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँगा कि आपने जो भी स्ट्रीम चूज़ कर लिया, सारी स्ट्रीम बहुत अच्छी है, सारी स्ट्रीम बहुत अच्छी है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तब भी बहुत है, अगर आप बहुत अच्छा है। और अगर आप बायो लेते हो, बायोलॉजी, तब भी बहुत अच्छा है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तब भी बहुत अच्छा है। स्ट्रीम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी स्टडी कैसी है और आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हो। किसी को देख के कभी भी सब्जेक्ट मत चूज़ करो। आपको जो भी अच्छा लगता हो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया, मैं नहीं कहूँगा कि मैथमेटिक्स अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बायोलॉजी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉमर्स अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, आप जो चूज़ करोगे वो अच्छा है। जो भी आपने चूज़ कर लिया बहुत अच्छा किया आपने। जितना जल्दी हो सके आप चूज़ कर सकते हो, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। बीच बीच में बदलने वाला काम बहुत ही ख़राब है। आपने जो चूज़ कर लिया बहुत अच्छा है, उसमें आप स्टडी करिए, उसमें आप बेस्ट बनिए। खैर, बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मैं नहीं मानता, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि काम उतना ही हो और टाइम कम लगे, या कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने पे बिलीव करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क पे मैं कभी भी बिलीव नहीं करता। हार्ड वर्क को मैं अपनी तरफ से बताता हूँ बच्चों को कि हार्ड वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्मार्ट वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप समझ गए होंगे क्या मेरा मतलब है। स्मार्ट वर्क का मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है, मीन्स उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और हार्ड वर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारी स्टडी जो होनी चाहिए वो स्मार्ट वर्क यानी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, इस साइड पे वाराणसी है और इस साइड पे गोरखपुर है। इस पोजीशन पे वाराणसी है और इस पोजीशन पे गोरखपुर है। अब मिडिल में हमारा लेट अस सपोज मऊ है।
अगर हमको जाना हो वाराणसी और हमारे पास जो भी साधन है, हमारे पास बाइक है, हमारे बाइक की जो डायरेक्शन है वो हो अगर गोरखपुर की तरफ और हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे चल रही है बाइक, हम वर्क तो बहुत कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो हमारा बहुत है, लेकिन हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। यानी हमको जाना है वाराणसी और हमारी डायरेक्शन जो है वो गोरखपुर की तरफ है, इसलिए हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हार्ड वर्क तो हो ही रहा है, यानी स्पीड बहुत है, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से स्टडी को भी हमको क्या क्या पढ़ना है, आपने जो भी सिलेबस चूज किया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कितना पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पढ़ने वाली होती हैं, यानी अब आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, उनको भी हमको ध्यान रखना होता है कि हमको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। बस एक पर्टिकुलर सिलेबस है हमारा, उस पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है, उससे बाहर हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके बाद आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक फिक्स्ड सिलेबस आपका पता होना चाहिए। तो उस फिक्स्ड सिलेबस को आप देख सकते हो, या फिर आपके जो टीचर्स हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, उन टीचर्स की हेल्प से आप सिलेबस को देख सकते हो, या फिर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो ही समझ लो कि सिलेबस है। क्यों? क्योंकि वो सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सिलेबस को देखिए कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हमने नहीं पढ़ा। जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी उन चीज़ों को भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे हार्ड वर्क की, उसके बाद बात करते हैं कि बुक्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक कौन सी परचेज़ की जाए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। एक बात यह भी याद रखना कि एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है। इसका भी ध्यान रखना है हमको कि कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं है। एक बात और भी ध्यान रखना है हमको कि कुछ टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, इसलिए आप उनको भी देखोगे कि कौन से बोर्ड एग्जाम में नहीं है और कौन से टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में हैं। जब टीचर्स पढ़ाते हैं उस टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस में है, इसलिए उसको भी पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप अपना पहले फंडामेंटल बेसिक क्लियर करिए। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप अपने पहले फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए कि आपका फंडामेंटल कैसा है। आप फंडामेंटल को बनाने पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल अच्छा रहेगा, बेसिक अच्छा रहेगा, तभी आप अच्छे लेवल की पढ़ाई, हाई लेवल की पढ़ाई कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के बाद आप कोई साइड बुक परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइड बुक जो है वो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करती है। पहले प्रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी साइड बुक जो भी आपके टीचर्स आपको बताएं वो साइड बुक आप परचेज कर सकते हो। उस साइड बुक से आप हेल्प ले सकते हो। साइड बुक आपकी सिर्फ हेल्प करती है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको टीचर्स बना देते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट क्या है वो आप टीचर से पढ़िए। उसके बाद आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। अगर उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं तो आप साइड बुक को लीजिए और मैक्सिमम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए साइड बुक से। साइड बुक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए और कुछ पॉइंट्स को पढ़ने के लिए भी होनी चाहिए। उसके बाद आती है बात न्यूमेरिकल की। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पूरा न्यूमेरिकल ही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स को बोला जाता है कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है
कम समझ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको डे बाय डे, पर डे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप पर डे स्टडी करते हैं तो फिज़िक्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन लगता नहीं है मुझे। अगर आप पढ़ोगे, टाइम दोगे, अगर टफ है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। लेकिन फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हमसे नहीं आते हैं, स्टूडेंट से नहीं लग पाते हैं, वो न्यूमेरिकल ही होते हैं। थ्योरी पोर्शन तो एक प्री फिक्स्ड सिलेबस है, थ्योरी आपको सब लर्न हो जाती हैं, डेरिवेशंस आप लर्न कर लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में आप फंस जाते हो। इसलिए स्टार्टिंग से, पहले ही दिन से आप न्यूमेरिकल पे भी फोकस करिए। आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसके साथ साथ उस पर न्यूमेरिकल भी, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप न्यूमेरिकल भी करते जाइए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे थ्योरी तो समझ में आती है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते हैं। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसका सीधा मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आपसे न्यूमेरिकल भी हो जाता, और न्यूमेरिकल होने के लिए आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10 से 11th में आ रहे हो, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लो लेवल की है और आप अचानक से हाइक कर रहे हो, बहुत ऊपर जा रहे हो। मैं पहले बता देता हूँ कि क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है और क्लास 11th का जो स्टैंडर्ड है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। उस गैप को फिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे? सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 11th क्लास में आते हैं जैसे लगता है उनको मैथमेटिक्स आती ही नहीं। सिंपल सा एलसीएम लेके ऐड करना बच्चों को नहीं आता है, हालांकि आता होगा। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप पास करके क्लास 11th में आते हो, इसका मतलब ही है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, आपको पावर का एडिशन, एक्सपोनेंट आता होगा, आपको सिंपल ग्राफ बनाने आते होंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते या इन सब चीज़ों को उनको नहीं आता है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी लिए हुए हैं, मैं उनके लिए खास तौर से कहूँगा कि अपने मन में कभी ये मत बना के बैठना कि हमने मैथमेटिक्स छोड़ दी है। जिसने ये सोच लिया कि हमने मैथमेटिक्स छोड़ दी और हमको अब मैथमेटिक्स कोई मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूँ उनको फिज़िक्स को सीखने में, फिज़िक्स को लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कोई बहुत हाई लेवल के मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट अप टू 10th क्लास। अगर आपके मैथमेटिक्स है, आपको एक्सपोनेंट लेना आता है, आपको एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना आता है, आपको स्ट्रेट लाइन आती है, अगर आपको पावर को कैलकुलेट करना और आपको एलसीएम लेना आता है, तो बहुत ही इजी है फिज़िक्स इसके लिए। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट है तो आप फिज़िक्स में बहुत अच्छे हो सकते हो। शर्त यह है कि आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहो और डे बाय डे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न करते रहो। फिज़िक्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिज़िक्स मुझे लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर उस सब्जेक्ट को, फिज़िक्स को अगर हम अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखें, मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि जो फिज़िक्स है वही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर फिज़िक्स में इंटरेस्ट आ गया तो समझो बाकी सब्जेक्ट आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट आता है फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स को समझने के लिए आपकी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपके फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स बनती है जब फिज़िक्स कहीं रुक जाती है। जब फिज़िक्स में प्रॉब्लम आने लगती है तो वहाँ एक न्यू टाइप की मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। तो इसलिए मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए मैथमेटिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है,
उन सबको याद रखना ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ मैथमेटिक्स ऐसी है जो आप क्लास 10 तक नहीं पढ़े हो। क्लास 10th तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले, मीन्स क्लास 11th में जहाँ पे वो मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, उस जगह पे अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास लेके मैं उस चीज़ों को समझाऊंगा। अगर आपने 8 to 10 पॉइंट्स मैथमेटिक्स के 8 to 10 पॉइंट्स अगर आप समझ सकते हो तो आपकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में कैलकुलेशन की होती है कि हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फिजिक्स अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चूँकि ये सोच लेते हैं कि हमको मैथमेटिक्स पढ़नी ही नहीं है, इसलिए उनकी फिजिक्स वीक होती है। लेकिन बायोलॉजी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है तो उनकी बायोलॉजी भी बहुत अच्छी होती है। इवन मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा हूँ जो बायोलॉजी में हैं, जो अच्छे होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, जो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट को समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ फिजिक्स को समझना चाहिए। समझने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को याद भी रखना पड़ता है। कैसे? जब आप न्यूमेरिकल करते हो, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ पर्टिकुलर फार्मूले जो रिजल्ट में आते हैं, उन रिजल्ट का डायरेक्ट यूज होता है। अगर उस चीज़ को आप मेमोराइज नहीं करोगे तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो आप उस पर्टिकुलर रिजल्ट को डिराइव करने अगर जाते हो तो बहुत सारा आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है। इसलिए उस पर्टिकुलर टर्म को आपको याद रखना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको लर्न भी करना पड़ता है, लर्न बाय हार्ट। तो जैसे आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन में क्या रिजल्ट आया है और उसके क्या क्या स्पेशल केसेस हैं, तो रिजल्ट को भी आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ता है और साथ में उनके स्पेशल केसेस के भी रिजल्ट को याद करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं फिर से कहूँगा कि क्लास 11th आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही पैसेंस के साथ क्लास 11th स्टार्ट करिए आप, और डे बाय डे आप स्टडी करिए। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ें आप करते थे उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो क्लास 10th और क्लास 11th का जो गैप है वो कहीं ज़्यादा है। आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी सारी चीज़ें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कि ये क्या हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप स्टार्टिंग में ही अगर आप स्टडी को कम कर दोगे तो आपका सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपके टीचर्स आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि एकदम कमर कस लो, स्टार्टिंग से ही, एकदम पहले दिन से ही आप बहुत अच्छे से, बहुत ही एक्टिव होके सारी चीज़ों को कवर करो और पर डे पढ़ाई करो। मैं तो यही कहूँगा। फिज़िक्स के बारे में मैं यही कहूँगा, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, वेरी सिंपल। और आपको फिज़िक्स में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि क्या कैसे हो रहा है। डेली लाइफ में हम जो भी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम लोग अपनी क्लास 11th के फिज़िक्स में पढ़ेंगे। आप कर तो सब कुछ रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हो। मैक्सिमम चीज़ों का हमको नेमिंग नहीं पता होती है कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में किसी चीज़ को हम किसी टर्म से डिनोट करते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम फिज़िक्स का नेम क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप लोग स्मार्ट वर्क पे बिलीव करिए, हार्ड वर्क को भूल जाइए। आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे डायरेक्शन क्या है। अगर हम गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं, स्टार्ट तो हमने गोरखपुर की डायरेक्शन में किया था, लेकिन बीच में भूल गए कि हमको जाना किधर था। हम घूमते गए कहीं और चले गए।
तो इसलिए हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या हम कह सकते हैं हर पर्टिकुलर डे, पहले अपनी डायरेक्शन को सेट करेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या है। पहले अपनी डायरेक्शन को सेट करने के बाद हम अपने गियर को लगाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हम अपनी जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी मंजिलें बहुत हैं, आपकी मंजिलें बहुत हैं। अगर आप 10th पास किए, उसके बाद 12th पास करना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में जाना है, उसके बाद बहुत सारी मंजिलें हैं। एक मंजिल आपकी काफ़ी नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इश्क मीन्स आपकी जो फीलिंग है सब्जेक्ट के साथ, उसके इम्तिहान अभी और भी हैं। आपको 12th पास आउट करना है, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है। इसलिए आप लोग सिर्फ बोर्ड के लिए ही मत पढ़ना, आप अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखना कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आप सिर्फ अगर बोर्ड तक लिमिटेड हो जाओगे तो आपकी आगे की स्टडी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन, या आप बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे टैकल करोगे, उसको किस तरह से हम बहुत अपने अच्छा रिजल्ट अच्छा दे सकते हो, और साथ साथ में आपको अपनी फ्यूचर की भी जो स्टडी है, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप ही के स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बहुत सारे टॉपर्स ऐसे जो हैं, जो स्कूल बोर्ड टॉपर भी हैं, स्कूल टॉपर भी हैं, और बोर्ड टॉपर भी हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फंडामेंटल पे ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस शर्त यह है कि आप डे बाई डे स्टडी करो, किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। वो चाहे संडे हो, संडे चूँकि छुट्टी मिलती है स्कूल से, इसलिए संडे को आपका जो घर का जो स्टडी है, जो घर की स्टडी है, उसको भी आपको बढ़ा देना है। मैं नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़िए, मैं नहीं कहूँगा कि आप 20 घंटे पढ़िए, मैं कहूँगा कि आप जितना भी मैक्सिमम कर सकते हो उतना करिए। आप अपने आप को ऑनेस्ट रखिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपने आप को ऑनेस्ट रखिए, किसी को भी आप डिसऑनेस्टी मत दिखाइए। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ उम्मीद किए हुए हैं, तो पेरेंट्स की भी उम्मीदों को फुलफिल करिए, और आप भी अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होइए। मैं यही आशा करता हूँ।